साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय जिम जोहार। आज बात फिर निशा कुमारी भगत की जाएगी। इसलिए की जाएगी कि उनके जैसे बयान आ रहे हैं और अब तक जैसी गतिविधियां उनकी रही है, जिस तरह के धरना प्रदर्शन रहे हैं, जिस तरह की जो जो चीजें सामने आ रही, उसके बाद अगर आप आकलन करें, विश्लेषण करें, तो एक बात खुलकर सामने आती है, वो ये है कि क्या निशा कुमारी भगत आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही। ऐसी बातें क्यों कही जा रही है दोस्तों, इसी की हम इस वीडियो में पड़ताल करें। थोड़ा हम पीछे चलते। निशा कुमारी भगत पढ़ी लिखी है, समझदार है और आदिवासी समाज से आती और खुद को सरना आदिवासी बताती। हालांकि ऐसी भी कई बातें आई कि उनकी मदर जो है मसीही विश्वासी है, लेकिन बाद में उसका निशा कुमारी भगत ने खंडन किया। ये बातें जब सामने आई, जब वो लगातार ईसाई समुदाय पर आक्रामक मूड में बयानबाजियां कर रही थी, तब आई। निशा कुमारी भगत की शुरुआत कहा जाता है कि एबीवीपी से रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक छात्र संगठन कहा जाता है। आजकल विचार परिवार की बात बहुत कही जाती है, तो ये संघ विचार परिवार का संगठन वहां से। कुछ खबरें ये भी है कि शायद जदयू में भी रही है वो कुछ दिनों तक, लेकिन कांग्रेस का तो पुख्ता सबूत है कि कांग्रेस में रही, काफी दिनों तक रही। कांग्रेस का मजदूर संगठन है, उसमें इनकी सक्रिय भूमिका रही। अब पद पदवी भी मिला कांग्रेस में। फिर अचानक जैसे जयराम कुमार महतो का उभार होता राजनीतिक पटल पर, झारखंड में एक युवा चेहरा और उसके पीछे युवाओं की भीड़ लगने लगती है। उसकी वजह यह होती है कि जो बुनियादी सवाल है झारखंड के, वो उठाना शुरू करते हैं जयराम कुमार महतो। बेरोजगारी है, विस्थापन है, पलायन है, स्थानीय नीति है, ये सारे सवाल प्रमुखता से पहले भी उठाते थे और आज भी उठाते हैं। तो झारखंड तो बन गया, लेकिन झारखंड बनाने वाले जो पुरखे थे, उन्होंने जो सपने देखे थे, वो अब तक जमीनी धरातल पर नहीं उतर सके थे। और जयराम कुमार महतो इसी नाजुक नब्ज को पकड़ लिया था जनता की और नेताओं की, और मुद्दा उठाना शुरू कर दिया जयराम कुमार महतो। तो निशा कुमारी भगत को भी लगा कि बहुत अच्छा मौका है, चलो जेल कैंप ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जेल कैंप उन्होंने ज्वाइन कर लिया और मंच मिला, हर जगह प्रमुखता से बोलती थी निशा कुमारी भगत। देखते देखते स्टार बनती गई और विधानसभा चुनाव भी लड़ा उन्होंने गुमला से। हालांकि अपेक्षित सफलता मिली नहीं, बल्कि बहुत कम नाम मात्र के वोट मिले। कोई कहता 2,500, कोई कहता 3,000, इतने उसे उन्हें वोट मिले निशा कुमारी भगत को। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों की आज कुर्मी समुदाय ने अपनी वो मांग जो रह रहकर वो उठाता रहा है कई सालों से कि एसटी का दर्जा हमें दिया जाए, हम भी जनजातीय समुदाय से आते हैं। और इसको लेकर एक पोस्ट कर दिया उन्होंने निशा कुमारी भगत ने, क्योंकि इसके विरोध में वो उतर गई थी मैदान निशा कुमारी भगत। और एक ऐसा पोस्ट कर दिया था कि जयराम या देवेंद्र कुमार महतो के बाद भी ऐसा आ जाए तब भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा था, कहा जाता है कि ऐसे ही कुछ पोस्ट था उनका। इसके बाद से पार्टी ने उन्हें हटा दिया, जेल के से बहिष्कृत हो गई के लिए हटा दिया गया उनको। और उसके बाद से जो आंदोलन चला कुर्मी समुदाय का, आदिवासी समुदाय का, बहुत ही मुखरता से उन्होंने विरोध करना शुरू किया निशा कुमारी भगत ने। जगह जगह धरना प्रदर्शन, जलसा, जुलूस, रैली, हर जगह, रांची से लेकर रामगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, हर जगह पहुंचती रही निशा कुमारी भगत। अब उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों कि सरना आदिवासी या क्रिश्चियन आदिवासी, इसको लेकर फिर विवाद शुरू ने जन्म लिया। इनका पक्ष ये है निशा कुमारी भगत का कि भाई जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
जबकि वो जो धर्मांतरित ईसाई हैं, यानी कि जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, ऐसे ईसाई, उनका कहना है कि हमें जो आरक्षण मिलता है वो नस्ल के आधार पर मिलता है, ना कि धर्म के आधार पर मिलता है। हाँ, एससी के साथ ये है संवैधानिक असुविधा है कि अगर कोई एससी है, अगर वो हिंदू है एससी, अगर वो क्रिश्चियन बन जाए या इस्लाम धर्म अपना ले, उसे फिर ये नहीं मिलेगा, क्या ये आरक्षण नहीं मिलेगा, सुविधाएं जो सरकारी नहीं। इसको लेकर विवाद हुआ रहा, ऐसे ऐसे बयान आने लगे निशा कुमारी भगत के, तो लोगों को ऐसा लगा कि ईसाई समुदाय को ये बांट रही है। अब बीच में खबर ये आई कि दरअसल इनका पुराना नाता भारतीय जनता पार्टी से, लोग पुरानी कहानियां उलटने पलटने लगे उसके पन्ने, कि जेल कैंप में रहते हुए इन्होंने एक आयोजन किया तो गुमला में, जहां मुख्य अतिथि थे रघुवर दास, जबकि इनके सुप्रीमो है जय कुमार महतो थे तब जब पार्टी में थे। तो तभी से ये खबरें उड़ने लगी कि भैया आज नहीं तो कल ये दामन थामे जेल कैंप का, क्योंकि उसी लाइन पर, उसी पैटर्न पर वो चलने लगी, जो पैटर्न संघ का है। संघ के बारे में कहा जाता है कि वो चाहता है कि आदिवासी समाज, जो आदिवासी जो है मूलतः हिंदू है, क्योंकि संघ प्रमुख भी आए थे तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि सरना सनातन में अंतर नहीं। जब मोहन भागवत आए थे संघ प्रमुख कुछ दिनों पहले, तब ये फंस गई थी थोड़ा, निशा कुमारी भगत खुलकर उसका विरोध नहीं कर सके, लेकिन कुल मिलाकर जो बातें निकल कर आई उनकी, उससे यही साबित हुआ कि निशा कुमारी भगत भी कह रही कि सरना और सनातन लगभग एक है, अलग नहीं। हालांकि फिर बयान देती है नहीं भाई अलग है, सरना अलग है, सरना हिंदू नहीं है, लेकिन बहुत ऐसी परंपराएं, संस्कृति है, तो उसको लेकर ऐसा लगता है कि उनके बहुत ही निकट है, करीब है निशा कुमारी भगत। अब ताजा अपडेट यह है दोस्तों, केंद्रीय सरना समिति की ये अध्यक्ष थी, महिला मोर्चा की, बनाया गया था कुछ दिनों पहले ही बनाया गया था, और अचानक से वो इस्तीफा दे देती है। इस्तीफानामा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अचानक से इस्तीफा दे देती है। और उसके बाद इधर क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है समूचे देश के लिए कि भाई ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि डीजे वीजे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ना बजे कहीं, कैसा भी आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, किसी भी धर्म के लोगों का आयोजन हो, या कैसा भी आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, डीजे ना बजे। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसको ऐसा खबरें मीडिया में चलने लगी कि जैसे कि सरकार जो हेमंत सरकार ऐसा कर रही, जबकि मैंने एक वीडियो में बताया कि उत्तर प्रदेश में तो एक जगह की मैंने शेयर की थी खबरें कि वही गिरफ्तारी हो गई थी। एक वीडियो मैंने कहा है उत्तर प्रदेश में क्यों, समूचे देश में ऐसा है, ऐसा हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, 6 महीने की जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, या जुर्माना भरना होगा आपको, ऐसे कानून है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन इसका राजनीतिक रंग इसलिए दिया जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो सदन में बोलने लगे ऐसा नहीं होगा, हिंदुओं के साथ अत्याचार है, जुल्म है। अब बीच में जो बड़बड़े मंत्री, उनको क्या जरूरत थी, इरफान अंसारी को, वो आ गए अपना बयान देने के लिए, भाई आपको क्या जरूरत थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, सरकार का मामला ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। और वैसे भी सब कुछ बचता है, 10 बजे तक तो बजेगा ही, और ऐसा प्रिंट किया जाने लगा कि रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा, प्रतिबंध है, ऐसा नहीं, 10 बजे के बाद आप नहीं बजा सकते। अब इसको लेकर एकदम आक्रामक होगी निशा कुमारी भगत, और उसी लाइन पर चलने लगे जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन, जो बाइनरी की हिंदू मुस्लिम अलग करो या ईसाई आदिवासी अलग करो, ये जो बाइनरी रहती है हर जगह, उसी बाइनरी पर चल पड़ी निशा कुमारी भगत। कहा कि फिर अजान पर भी बैन लगना चाहिए, अजान डीजे से तो होती नहीं, अजान कैसे डीजे से होती है तो बताया जाए, वो सबूत दे निशा कुमारी भगत। तो खैर उनकी लाइन, उसी लाइन पर वो चलेंगी। तो ये सब सारे घटनाक्रम ऐसा बता रहे हैं। और कुछ राजनीतिक पंडितों से हमने बातचीत की तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल आपका सोचना सही है, कि तय है लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ये जल्द जाए, क्योंकि केंद्रीय सरना समिति से अचानक इस्तीफा देना और ऐसे से बयानबाजी आना। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर इनको शामिल होना होता तो निकाय चुनाव के समय हो सकती थी, कहीं से चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन जिस विचार परिवार की वो पैरवी करती है, तो वो तो पुष्टि करता है कि इनके कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के और भी कई विंग है,
ज्वाइन करें और नए सिरे से अपना काम करें, बयानबाजियां दें। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन फिर अंत में कहूंगा कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी का निशा कुमारी भगत दामन थाम ले, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, आश्चर्य आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, इजाजत दीजिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फेसबुक पर भी आए, अच्छा लगेगा। हम लोग की वेबसाइट भी है jitorlive.com, उसे भी क्लिक क्या करें। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।